दोस्तों आज बाजार में जबरदस्त गिरावट जारी है और परसों भी काफी बड़ी गिरावट हुई थी। उसके बाद में आज गिरावट थम नहीं रही है, बल्कि गिरावट और बढ़ रही है। अभी लगभग 11:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 750 पॉइंट गिर चुका है और दबाव जारी है। अभी गिरावट कहाँ से निकल के आ रही है, क्यों हो रही है गिरावट, कौन से सेक्टर में गिरावट हो रही है और इस समय क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। कौन से ऐसे सेक्टर जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और कौन से सेक्टर हमें इस समय निकल जाना चाहिए। अदानी ग्रुप के शेयरों में इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो रही है, क्या है असली वजह और क्या अदानी ग्रुप के शेयरों में से इस समय निकल जाना चाहिए। आगे क्या है, आगे की बाजार की रणनीति, कहाँ तक जाके बाजार गिरने वाला और कहाँ पे फिर से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आज से बाजार में एक नई शुरुआत होने वाली है, क्या है वो शुरुआत और उसका क्या इफेक्ट मिलेगा इस मार्केट में काम वाले करने वाले लोगों के लिए। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो गिरावट का दौर है इसमें कौन से ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय में तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 59,451 के स्तर पर 753 पॉइंट की भारी गिरावट है। 1.25% गिरा है बीएसई सेंसेक्स और आज का इंट्राडे का लो है 59,390 का। और ऐसे देखें तो अभी ये फिलहाल अपने लिए लो लेवल पे ही काम कर रहा है और गिरावट के साथ में शुरुआत हुई थी लेकिन गिरावट बढ़ती जा रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,681 के स्तर पर 210 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, यानी 1.18% गिरा है। और आप देख सकते हो कि 17,750 का स्तर था वो भी तोड़ दिया, यानी इसमें गिरावट और बढ़ सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गिरावट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपको दिखाई देगा सबसे जो बड़ी गिरावट है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। और आपको ये पता होगा परसों भी यहाँ पर ही हमने गिरावट देखी थी और इसके पीछे जो है सबसे बड़ी जो जवाबदारी है वो अदानी ग्रुप की हो है। आप ये समझ ही सकते हो 3.04% की भारी गिरावट और इसी ने पूरा माहौल बिगाड़ा है। निफ्टी 50 में इतनी बड़ी गिरावट नहीं, आप देख सकते हो 1% की गिरावट है, लेकिन पूरा का पूरा मामला बिगड़ रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 की वजह से, जहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट है। निफ्टी 100 में देखें तो वही सेम 1.61% की गिरावट है और निफ्टी 200 में 1.57% की गिरावट है, निफ्टी 500 में भी 1.51% की गिरावट है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि जो भारी गिरावट है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर है। अब यहाँ पे अगर मिड कैप की बात करें तो उसमें गिरावट थोड़ी सी कम है, आपको दिखने को मिलेगा। निफ्टी 50 मिड कैप में अगर आप देखें तो 1.31% की गिरावट है, निफ्टी मिड कैप 100 में 1.29% की गिरावट है। स्मॉल कैप में थोड़ी और कम गिरावट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 1.14% की गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में तो मात्र 0.93% की गिरावट है। तो जो बड़ी गिरावट है वो निफ्टी के बड़े इंडेक्स में, स्पेशली निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। अब अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे बड़ी गिरावट है वो आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि निफ्टी बैंक के अंदर है। 2.39% की भारी गिरावट और इसी ने पूरा सेंटीमेंट बिगाड़ा आज भी, जो हमने परसों भी देखा था। और उसके बाद सरकारी बैंक जो जबरदस्त टूट रहे, फिर से ये दूसरा दिन है जब भारी गिरावट हो रही है। 2.98% की गिरावट और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी आज 2.20% की गिरावट है। तो ये जो गिरावट है इसके पीछे वजह है बैंकिंग सेक्टर और इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस 2.27% की भारी गिरावट है। इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो जो सबसे शानदार तेजी है वो आपको देखने को मिलेगी फार्मा इंडेक्स में 0.91% की तेजी है, लगभग 1% की। इसके बाद में निफ्टी ऑटो काफ़ी अच्छे नंबर निकल गया, उसके बाद में निफ्टी ऑटो आज 0.76% की तेजी बता रहा है और निफ्टी FMCG सेक्टर में भी 0.28% की तेजी है। तो ये तीन इंडेक्स है जो ग्रीन है, बाकी सब में गिरावट है। और आप देख सकते हो कि निफ्टी IT में बहुत कम है, यानी 0.01% की मामूली सी गिरावट है 750 पॉइंट होने के बावजूद, यानी IT इंडेक्स इतना नहीं गिरा है। और बाकी मेटल इंडेक्स में भी काफ़ी बड़ी गिरावट है, करीब 1.76% की गिरावट है। तो कुल मिला के बैंकिंग इंडेक्स ने माहौल बिगाड़ा, जबकि कल सिग्नल काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आए थे। डाउ जोन की बात करें तो 0.61% की तेजी थी। S&P 500 में तो 1.10% की अच्छी खासी तेजी और नेस्डेक कंपोजिट 1.76% की बम्पर तेजी थी। रिजल्ट 2000 इंडेक्स में भी 0.61% की तेजी। तो ग्लोबल रीजन काफ़ी अच्छे थे, उसका असर देखने को नहीं मिला। अब गिरावट के पीछे एक और वजह भी है कि क्रूड ऑयल फिर तेजी से बढ़ना शुरू हो चुका है। WTI क्रूड फिलहाल 81.42 पर, जहाँ पे 0.51% की तेजी है। ब्रेंट क्रूड 87.94 पर, जहाँ पे 0.55% की तेजी है। और इसके पीछे वजह है चाइना में सारी की सारी जो गतिविधियाँ वो शुरू हो चुकी है और वहाँ से खपत बढ़ने लगी और इसी वजह से यहाँ पे सिग्नल जो है निगेटिव बाजार के लिए थोड़ा बना है। इसके अलावा एफ आई जम के बाजार में बिकवाली कर रहे। अगर आप देखें तो बुधवार के दिन जो FI है उन्होंने बाजार में जबरदस्त बिकवाली की है। आप देख सकते हो कैश मार्केट में उन्होंने करीब
2393 रुपीज़ के शेयर बेचे, जबकि DI ने 1378 रुपीज़ के शेयर खरीदे और FI ने अब तक इस महीने में टोटल 23,254 करोड़ के शेयर बेच दिए, जबकि इस दौरान अगर देखें तो DI ने 19,141 रुपीज़ के शेयर खरीदे। तो DI बाजार को संभालने की कोशिश करे, लेकिन FI की बिकवाली लगातार जारी है। और आज इस गिरते बाजार में देखेंगे तो अदानी इंटरप्राइजेस का FPO निकल के आ रहा है और आप ये देख सकते हो कि इसके लिए जो सिग्नल इस समय जो वातावरण है वो सही नहीं लग रहा है, हो सकता है इसमें कुछ लॉस देखने को मिले। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सारा का सारा मामला बिगड़ा है, ये एक रिपोर्ट की वजह से, जो अमेरिकन कंपनी है फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है हिडेनबर्ग, उसने जो रिपोर्ट जारी की है उसने ये पूरा मामला बिगाड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 7 लिस्टेड कंपनियां उनकी 85% ओवर वैल्यूज है और उनका कहना है कि ये जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय काफ़ी ज़्यादा कर्ज है कंपनियों पे और ये बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर चले। इसके बाद में देखें तो फिच रेटिंग ने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चिंता व्यक्त की और इसी वजह से पूरा का पूरा यहाँ पे देखें तो मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस रिपोर्ट को लेकर अदानी ग्रुप का कहना है कि इस रिपोर्ट से हम बहुत ज़्यादा हैरान है, ये बेसलेस रिपोर्ट है, इसमें किसी प्रकार के कोई फैक्ट वेरीफाई नहीं किए गए, हमसे पूछा नहीं गया, ये सारी जानकारी गलत दी गई है और इसीलिए हम इसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, ये अदानी ग्रुप ने कहा है। अब इस रिपोर्ट के बाद देखें तो पिछले 5 दिन में अदानी ट्रांसमिशन में 19.85% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। अदानी पोर्ट्स 11.62% गिरा है। अदानी विलमार 7.05% की गिरावट हुई है। अदानी पावर की बात करें तो 9.80% की गिरावट हुई है। अदानी टोटल गैस में 19.82% की भारी गिरावट हो चुकी है। अदानी ग्रीन एनर्जी 15.25% की गिरावट है। अदानी इंटरप्राइजेस 4.52% की गिरावट और अंबुजा सीमेंट 16.40% गिर चुका है। ACC सीमेंट में भी 13.73% की गिरावट है और NDTV में 11.36% की गिरावट है। तो ये तो देख ही सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट जारी है इन शेयरों में इस रिपोर्ट के बाद। अदानी ग्रुप को करीब 81,000 करोड़ का बड़ा लॉस हो चुका है इसके बाद में। अब बाजार की बात करो, बजाज ग्रुप ने अच्छे नतीजे पेश किए। उनका जो रेवेन्यू है कंपनी का, उसमें आप देख सकते हो 23% की बढ़त देखने को मिल रही है और इस वजह से देखें तो आने वाले समय में इसमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज़ की तरफ से काफ़ी अच्छे नतीजे निकल कर आए। जो उनका जो प्रॉफिट है उसमें आप देख सकते हो 76% की बढ़त देखने को मिली, जो करीब 1,200 रुपीज़ को पार कर गया है और रेवेन्यू में भी 27% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये देख सकते हो कि जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर रेड्डीज़ के भी। इसके अलावा कमाल किया है टाटा मोटर्स ने। पिछले कई क्वार्टर रिजल्ट के बाद पहली बार टाटा मोटर्स प्रॉफिट में आ चुकी है और आप देख सकते हो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 22% बढ़ चुका है और कैश फ्लो काफ़ी पॉजिटिव हुआ है। इसके अलावा मार्जिन में सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए Q3 में कंपनी को 1,516 रुपीज़ का टोटल, जो पिछली बार लॉस था उसकी जगह पे 2,958 रुपीज़ का भारी प्रॉफिट हुआ है और Q3 में जेलर की जो आय है उसमें भी 28% की बढ़ोतरी के साथ में करीब 6 करोड़ पाउंड्स पर रही है और Q3 में जेलर का जो प्रॉफिट है वो 26.5 करोड़ के आसपास रहा है और जेलर के मार्जिन में भी 1.4% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस बार रिजल्ट बहुत ही दमदार है टाटा मोटर्स का और ऐसे में टाटा मोटर्स में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ब्रोकेज हाउस नोमुरा और जेफरीज ने भी यहाँ पे बाई की कॉल दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोमुरा की तरफ से इसमें बाई की कॉल निकल के आ रही है। टारगेट रखा है नोमुरा ने वो 508 का दिया है और खरीदारी की चिप की सप्लाई में काफ़ी सुधार हुआ, इसी वजह से इनका कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखें तो जेफरीज ने भी इसमें खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और उसके बाद में इन्होंने जो टारगेट रखा है वो 565 का है। तो बिल्कुल टाटा मोटर्स में इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। अब यहाँ पे बाजार के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप देख सकते हो आज से T+1 सिस्टम लागू हो गया है और आप ये देख सकते हो कि ये ब्लू चिप कंपनियां और लार्ज कैप स्टॉक में लागू होगा। यानी आप देखें तो ये जो सिस्टम है इसके तहत अगर आप बाजार से आज शेयर खरीदो तो उसका सेटलमेंट कल ही हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा निपटारा होगा वो 24 घंटे में ही हो जाएगा। इससे पहले जो नियम था उसके हिसाब से अगर कोई भी शेयर खरीदते या बेचते तो उसका जो सेटलमेंट है वो 2 दिन के बाद होता था, उसमें काफ़ी समय लग जाता, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो अभी ये T1+ का जो सिस्टम है ये एक तरह से इसमें तेजी लाएगा, लोगों को डिसीजन लेने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी और लोगों का जो लॉस है उसमें भी एक तरह से कमी आएगी। खास करके जो छोटे इन्वेस्टर है इसको बहुत सारा इसका बेनिफिट मिलने वाला है, उनको जल्दी से जल्दी उनकी रकम है वो वापस उनके हाथ में आ जाएगी। अब आगे के क्या सपोर्ट रह सकते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख का कहना है कि जो निफ्टी का जो मेन सपोर्ट है वो 17,800 का जो ऑलरेडी टूटा है। इसके बाद अगर आप देखें तो एक्सपर्ट ने 17,770 का निर्णायक सपोर्ट दिया और ये टूटेगा तो फिर दबाव बनेगा, तो ऑलरेडी टूटा है। अब देख सकते हो इसका जो
अगला जो मजबूत सपोर्ट है यानी 17,250 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट जब तक है फिर से बाउंस बैक की संभावना बनेगी और ये सपोर्ट टूटा तो भारी बिकवाली हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रख के ही बाजार में रणनीति बनानी चाहिए। इस समय थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना है। एक बार हमारा जो बजट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद में ही नई पोजीशन बनाए, तब तक बाजार में वेट करें। वैसे इस समय अगर आपको खरीदारी करनी है तो टाटा मोटर्स सबसे बेस्ट है, उसमें निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।